रिडक्शंस मीन्स क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन इसका, ये आप बचपन क्लास में पढ़े होंगे। दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ सॉरी ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शंस। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपने ये भी पढ़ा होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। आपने ये भी पढ़ा होगा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। आपने पढ़ा होगा रिडक्शंस का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। रिडक्शंस का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो रिडक्शंस में भी सबसे पहला, ये तो बेसिक डेफिनेशंस मैं आपको बता दिया। सबसे पहला हम पढ़ेंगे दैट इज कैटालिटिक, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशंस, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशंस। हाइड्रोजिनेशन इज बेसिकली ए रिडक्शंस, क्या नाम से क्या पता लग रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। हाइड्रोजन का एडिशन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, उसको क्या बोलेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। बेसिकली इट इज ए टाइप ऑफ रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन का डेफिनेशन भी होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इज बेसिकली ए रिडक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहला इसमें जो रिएजेंट इन्वॉल्व होता है ये ध्यान रखना है, रिएजेंट, रिएजेंट क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे किसके प्रेजेंस में, निकेल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है और प्लाडियम हो सकता है। इन सब के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन। सर वीडियो फ्रीज हो रहा है। क्या वीडियो, क्या फ्रीज हो रहा है सर। क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। सर ठीक ही तो है। ठीक ही तो है, नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चे। फिर से एक बार आप ना, सर रिजॉइन किया। हाँ रिज्वाइन किया तो और सबको ठीक आ रहा है कि और सबको भी प्रॉब्लम है। सर ठीक है सर ठीक है सर। मीन्स आपका प्रॉब्लम है। हाँ, सब तो जो यही है ना, किसका प्रॉब्लम है, अनीसा बनर्जी, अच्छा जो आती थी। और कौन बोल रही है, शबनम आजाद, ये भी आती थी ना। अच्छा, मीन्स आप दोनों का नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क। देखो रिएजेंट क्या होगा, हाइड्रोजन, निकेल, प्लेटिनम हो सकता है, प्लाडियम हो सकता है, ये सब रिएजेंट हुआ। बेसिकली क्या होता है देखो यहाँ पर समझो, जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, ये है क्या, अल्कीन है, हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन, और किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम हो सकता है, प्लाडियम हो सकता है, निकेल हो सकता है, इसके प्रेजेंस में हम रिडक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, रिडक्शन हो जाएगा, ये रिडक्शन हो गया। मतलब क्या बन गया, अल्केन बन गया। अल्केन का एक प्रिपरेशन मेथड भी है, अगर आप अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन कराओगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराओगे, तो हमेशा क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। बेसिकली ये होता कैसे है, इसको समझे आप, इसको समझे। जैसे ये है ना, ये है आपका क्या, ये आपका निकेल है, निकेल, प्लेटिनम, प्लाडियम कुछ भी हो सकता है। तो ये निकेल है, मेटल्स है। इसके सरफेस पर क्या होता है ना, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाता है।
ये हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन का H2 आपने लिया ना, इस मेटल्स के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है, एडजॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एडजॉर्ब हो जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे इसके बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और फिर फाइनली क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा। क्या एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी दोनों हाइड्रोजन अटैच होगा हमेशा सेम साइड से अटैच होगा, क्योंकि ये मेटल्स पर क्या है, ये हाइड्रोजन अगर एडजॉर्ब है तो जब भी अल्कीन पर अटैच होगा तो दोनों सेम साइड से अटैच होगा। इसी को बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं? सिन एडिशन बोलते हैं। एक होता है एंटी एडिशन, ये कैसा एडिशन है? सिन एडिशन। तो ये लिखेंगे तो ये क्या होता है, देखो अटैच हो जाएगा और वो बन जाएगा। यहां पर भी क्या होगा बताओ? हाइड्रोजन ऐड होगा। ये हाइड्रोजन आपको बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा एक्सेस में है। अगर 2 मोल लिख कर दे दिया तो ठीक है, नहीं भी दिया तो बाय डिफॉल्ट इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। और क्या होगा? यहाँ पर 2 मोल, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? अल्केन बन जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या सीखा? ये जो हाइड्रोजिनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इज ए सीन एडिशन। सीन एडिशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होगा। लिखना है तो लिख लेना, हाइड्रोजन विल एडजॉर्ब फ्रॉम द सेम साइड। सीन का मतलब होता है। अब यहां पर बताओ, अगर मैं अल्कीन और अल्काइन में पूछूं विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ये और ये में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? रिएक्टिविटी की बात करें, फर्स्ट वाला, हमको तो लग रहा है सेकंड वाला। देखो, हाँ, इसलिए क्या होगा? अच्छा, H+ को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, इसका लॉजिक समझे। तो रिएक्टिविटी क्या ध्यान रखना है? रिएक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होता है? अल्काइन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कीन टूवर्ड्स क्या? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ऐसा क्यों होता है इसको समझो आप। ये है आपका अल्कीन, और ये है आपका देखो, अब रीजन समझो। एक तो बेसिक देखो, यहां पर जब ये ऐड होने जाएगा तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक तरह से ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। यहाँ पर आएगा और सीधे यहाँ पर चिपक जाएगा, यहाँ पर चिपक जाएगा। यहाँ पर क्या 2 हाइड्रोजन है, तो इसको आने में थोड़ा दिक्कत होगा। और दूसरी टर्म्स में थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में अगर बात करें, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है। तो क्या होता है बेसिकली, क्या होता है? ये पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। तो अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो इस हाइड्रोजन को रिड्यूस करने का भी टेंडेंसी ज्यादा होगा। समझ रहा? यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पर ज्यादा रिड्यूस होने की तरह, ज्यादा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड, तो इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दैट। रीजन लिख लेना, रीजन अगर लिखना है किसी को तो रीजन लिख लो, लिख लीजिए। अल्काइन हैज 2 पाई बॉन्ड्स, अल्काइन हैज 2 TWO,
alkyne has 2 pi bonds, TWO, on both side of molecular plane, on both side of molecular plane. So it is more reactive than alkene. It is more reactive than alkene towards catalytic hydrogenations. It is more reactive than alkene towards catalytic hydrogenations. अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लीजिए। इफ द सरफेस इज, if the surface is polished, if the surface is polished, if the surface is polished by carbon, graphite, ब्रैकेट में graphite, if the surface is polished by graphite, ब्रैकेट में carbons, comma, then surface area increases, surface area increases, as a result reactivity increases, as a result reactivity increases, as a result reactivity increases. Reactivity increases. देखो ऐसे लिखा रहेगा। ये क्या किया गया, प्लेटिनम के सरफेस पर ग्रेफाइट को पॉलिश कर दिए, यहां पर ना पॉलिश चढ़ा दिए। पॉलिश चढ़ाने से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब भी सरफेस एरिया बढ़ता है तो रिएक्टिविटी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लिखने का मतलब क्या, प्लेटिनम को सरफेस पर आपने कार्बन का पॉलिशिंग कर दिया है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ गया और रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बढ़ जाएगा। तो यहां पर भी प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर भी प्रोडक्ट अल्केन ही होगा, बट इसका रिएक्टिविटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशंस, hydrogenations is inversely proportional to stability of alkene, stability of alkene। जैसे क्वेश्चंस है देखिए, अगर इसमें पूछे Which one is more reactive towards catalytic hydrogenations? क्या थर्ड वाला, कौन ज्यादा पहले स्टेबल से बताओ, Which one is more stable? सर वाला, क्यों थर्ड वाला, हाँ 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। अगर ये स्टेबिलिटी इसका ज्यादा है तो इसका रिएक्टिविटी कम होगा ना, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अगर ये लीस्ट रिएक्टिव तो मोर रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसमें फास्टर होगा। अगला पॉइंट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन is highly exothermic process, catalytic hydrogenation is highly exothermic process। highly exothermic process, ये तो पता है ना, जैसे ये अल्कीन, हाइड्रोजन ऐड करेंगे किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम प्लाडियम निकल के प्रेजेंस में अल्केन बनेगा। विच वन इज मोर रिएक्टिव, विच वन इज मोर स्टेबल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑलवेज मोर स्टेबल।
ये मोर स्टेबल्स है, और ये क्या है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दैट वन इज लेस स्टेबल्स। अगर जब भी कभी हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन। और ये क्या बोला गया, ये रिलीज होगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। तो यही बोला गया, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मींस इन दिस प्रोसेस एनर्जी विल रिलीज। अगला पॉइंट, ये एक ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट, ये टेबल बना लेगा, सिस प्लस सिन। सिस प्लस सिन हमेशा एरिथ्रो देगा। एरिथ्रो, एरिथ्रो क्या होता है, एरिथ्रो पहली बार आ रहा है तो समझ लो ये एरिथ्रो। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड होगा तो इसको एरिथ्रो बोलते हैं। फिर इसे इधर ट्रांस प्लस सीन अगर होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा समझना चाहते हैं, तो ये होता है थ्रियो। क्या, थ्रियो, थ्रियो। थ्रियो क्या होता है, थ्रियो में हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होंगे अपोजिट साइड होंगे, ये है आपका थ्रियो। अगर सिस प्लस एंटी होगा तो दैट विल उल्टा चलता है, तो यहां पर क्या होगा, थ्रियो होगा। और अगर ट्रांस प्लस एंटी होगा तो ये क्या होगा, दैट विल बी एरिथ्रो। इसको पहले बनाओ टेबल। क्या बताना चाह रहे हैं, इसको समझे थोड़ा। देखो यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन नहीं, हमने ड्यूटेरियम लिया, ड्यूटेरियम लिया हमने, ले सकते हैं। तो अभी क्या होगा, निकल के प्रेजेंस में हम लोग हिट करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को थोड़ा हिट भी करना पड़ता है, तो हिट किया हमने, तो क्या होगा, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड हटेगा, एक डी यहाँ पर आ जाएगा, एक डी यहाँ पर आ जाएगा, यही होगा ना। ये कैसा एडिशन है, सीन एडिशन है। क्या है वो, सीस है ना, सीस है, तो सीस पर सीन करते हैं तो क्या मिलता है, एरिथ्रो मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज बनाएंगे, एरिथ्रो बना लेंगे। एरिथ्रो बना लिया हमने, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डी आ गया और यहाँ पर एच आ गया, और ऊपर क्या है, CH3 है और CH3 है, क्या बना, एरिथ्रो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है तो क्या बोलेंगे, एरिथ्रो। क्या है इसमें POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये मीजो कंपाउंड है, ये मीजो है, मीजो है। अगर ऐसा रहता तो बताओ, इसको हम ड्यूटेरियम के प्रेजेंस में ऐड करते हैं, निकेल के प्रेजेंस में हीट करते, तो क्या होता, एक डी यहाँ पर आ जाता, एक डी यहाँ पर आ जाता। बट ये ट्रांस है, ट्रांस पर आपने सीन किया तो थ्रियो मिलेगा, तो थ्रियो मिलेगा, ऐसा थ्रियो बना देंगे हम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को अपोजिट साइड रखेंगे। क्या इसमें POS है, नहीं है। अगर POS नहीं है तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, इसलिए प्लस माइनस लिख दिया। उसका मिरर इमेज ले लेंगे तो दूसरा वाला प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, इसमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि ये मीजो है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, इफ द सरफेस इज, if the surface is, if the surface is polished,
polished, if the surface is polished by barium sulfate or calcium carbonate, if the surface is polished by barium sulfate or calcium carbonate in presence of acid, and isocunolene, इसको आईक्यू बोलते हैं, आइसोक्यूनोलिन, क्यूनोलिन, then it gets converted into poisoned catalyst, then it's get converted to poisoned catalyst, poisoned catalyst, poisoned catalyst. देखो मतलब अगर आपको रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बढ़ाना था तो आपने क्या किया था, कार्बन का पॉलिशिंग कर दिया था। अगर रिएक्टिविटी को कमाना है, पॉइजन मतलब क्या है, इसका रिएक्टिविटी कम गया थोड़ा, तो आप क्या करोगे, उसके सरफेस पर बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट का पॉलिशिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विल गेट डिक्रीज। इसलिए उसको क्या बोले, पॉइजन कैटालिस्ट। पॉइजन कैटालिस्ट का मतलब अगर नहीं समझ में आता लिख दो कि रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, बट निकेल इन प्रेजेंस ऑफ हम बेरियम सल्फेट कर रहे हैं, पॉइजन कर दे रहे हैं, रिएक्टिविटी को हमने कम कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं ना, जब निकेल को हम या प्लेटिनम को जब हम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में लेते हैं तो इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटालिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, दिस कैटालिस्ट इज कॉल्ड लिंडलार कैटालिस्ट। लिंडलार कैटालिस्ट इज बेसिकली ए पॉइजन कैटालिस्ट। क्या हाइड्रोजन्स को लोगे प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या क्यूनोलिन, दैट इट इज कॉल्ड लिंडलार कैटालिस्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ये जो होगा ना, अभी ये ट्रिपल बॉन्ड विल गेट कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड, ये पूरा का पूरा रिड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने पॉइजन कर दिया। ओनली प्लेटिनम रखता तो अल्केन बनता, बट एज वी हैव पॉलिश द प्लेटिनम सरफेस दैट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो ये क्या होगा, अल्कीन में ही रुक जाएगा। इसी तरह अगर हम प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं रोजेमुंड कैटालिस्ट। रोजेमुंड कैटालिस्ट, रोजेमुंड, रोजेमुंड कैटालिस्ट। इसको लिंडलर कैटालिस्ट, इसको रोजेमुंड कैटालिस्ट। ये भी क्या होगा, जो इसी तरह से एक P2 कैटालिस्ट होता है जिसको हम निकेल बोराइड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल बोराइड, Ni2, निकेल बोराइड बोलते हैं। दिस निकेल बोराइड इज कॉल्ड P2 कैटालिस्ट। इसका भी वही काम है, ये अल्कीन में ही लाकर रोक देता है।
मीन्स इट इज ऑल्सो ए डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट। चलो, तो इतना बातें आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग सेकंड दूसरा तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट वन इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेस, जिसके बारे में हम डिटेल्स पढ़े। उसके बाद सेकंड, चलो आगे बढ़ो। एक पहले इसमें एक नोट में और पॉइंट लिखो तो, इट डू नॉट रिड्यूस it do not reduce C double O C double OH C double OH CONH2 and COOR. देखो, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो पहले, तो आगे जाना। जैसे अगर हम अल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएं, किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम प्लाडियम निकेल्स, तो क्या करेगा? इसको ये रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस करेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, और फिर क्या हो जाएगा? मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, फाइनली क्या हो जाएगा? ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH। अगर यहाँ पर कीटोन रहता, इसको भी ये रिड्यूस कर देता। कैसे? एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, क्या चीज? ये भी सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। अगर हम नाइट्राइल लेते तो क्या करता? यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, क्या चीज में कन्वर्ट होता? अमीन में कन्वर्ट हो जाता। अगर NC रहता तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट होता। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, ये किसको रिड्यूस नहीं करता है? ये तीनों का उसको रिड्यूस करने का पावर नहीं है, बट इसको छोड़कर जो भी आए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबको ये रिड्यूस कर देता है। जैसे अगर अमाइड तो नहीं कर पाता है ना, सॉरी, अगर एसिड क्लोराइड है तो इसको भी क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। चलो, इतना ध्यान रखना। और दूसरा उस साइड प्रोडक्ट कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन देगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये साइड प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट, उसके बारे में हम केयर नहीं करते हैं। अब ये सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड की तरफ, दैट वन इज मेटल प्रोटॉन, ऐसे लिखना। ये सेकेंड क्या है? मेटल प्रोटॉन, मेटल प्रोटॉन ब्रैकेट में एसिड रिडक्शंस, सेकेंड टाइप का रिडक्शंस। इसमें भी सबसे पहला हम आएंगे बर्च रिडक्शन पर। बर्च रिडक्शंस इसको बोलते हैं।
बर्च रिडक्शंस। बर्च रिडक्शन का रिएजेंट क्या होता है? सोडियम और लिथियम। सोडियम और लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया या lithium in presence of liquid ammonia, that is a reagent of birth reductions. क्या क्या हुआ? क्या हुआ? विलायक कुछ हुआ क्या? डाउट है? चलो, तो बर्च रिएक्शन का रिएजेंट लिख लिया। उसके बाद आगे देखो, मतलब ये किसको किसको रिड्यूस, विच वन इज शोइंग वर्च रिडक्शन, तो ऐसे ही हेडिंग बना लेना, विच शोज और विच डू नॉट शो। कौन सा वर्च रिडक्शन शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा। तो पहला ध्यान रखना, टर्मिनल अल्कीन, नॉन टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन। नॉन टर्मिनल अल्काइन किसको बोलेंगे? मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी R1 होगा, इधर भी कार्बन होगा। अगर साइड में आ जाता तो उसको टर्मिनल अल्काइन बोलते हैं, इसको नॉन टर्मिनल अल्काइन बोलेंगे। दूसरा, टर्मिनल अल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है। ये टर्मिनल अल्कीन यही है, टर्मिनल अल्कीन। तीसरा, बेंजीन को भी रिड्यूस कर देता है। चौथा, बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है उसको भी रिड्यूस कर देता है। ये जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो, इसको भी रिड्यूस कर देता है। किसको रिड्यूस नहीं कर पाता है? ये क्या है? टर्मिनल अल्काइन को। टर्मिनल अल्काइन को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। और ये इंटरनल अल्कीन को भी रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो पहले ये लिस्ट ध्यान रखें, किसको रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस नहीं करता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने, ये है आपका, क्या है आपका? टर्मिनल अल्काइन। अगर टर्मिनल अल्काइन पर आपने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डाल दिया या लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या करता है ना, ये आपका ट्रांस एडिशन है। मतलब हाइड्रोजन तो ऐड करेगा बट एंटी पोजीशन पर करेगा। अगर आपको सिन कराना था तो क्या कैसे करते? अगर हमको सिन एडिशन कराना था तो क्या करते बताओ? हाँ, डीएक्टिवेटेड कैटलिस्ट यूज करते हैं, मींस लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं, रोजेमुंड कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकेल बोराइड ऐड करते हैं, सब सिन एडिशन देता। बट अगर एंटी एडिशन कराना है तो हम क्या करेंगे? बर्च रिडक्शन कराएंगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो ये एंटी एडिशन कराने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर एंटी प्रोडक्ट बनाना है तो हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे। इसी तरह दूसरा किसको रिड्यूस करता है?
इसको भी रिड्यूस कर देगा ये। अगर R CH डबल बॉन्ड CH2 और इन प्रेजेंस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया दोगे, तुरंत ये रिड्यूस करेगा। क्या चीज में? R CH2 CH3 में रिड्यूस कर देगा। बट अगर इंटरनल अल्कीन होगा उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये चीज ध्यान रखना। इंटरनल अल्कीन हो या टर्मिनल अल्काइन हो, उसको ये छूता भी नहीं है। किसको किसको रिड्यूस करता है? नॉन टर्मिनल अल्काइन को और टर्मिनल अल्कीन को। अगर बेंजीन हो और अगर आपने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया दे दिया, तो इसको क्या करता है ना, इस तरह से रिड्यूस करता है। इसको हम लोग बोलते हैं 1,4 एडिशंस। 1,4 एडिशंस, हाँ 1,4 एडिशंस, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देगा। याद करने के लिए 1,4 एडिशंस क्या बोलने का मतलब होगा? मतलब हाइड्रोजन गैस 1 और 4th कार्बन पर ऐड होगा। अगर हाइड्रोजन गैस यहां पर ऐड हो गया तो डबल बॉन्ड यहां पर कहीं नहीं होगा, यहां पर होगा। अगर 4th पोजीशन पर ऐड हो गया तो डबल बॉन्ड यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां पर होगा। समझ रहा? प्रोडक्ट लिखने में हेल्प करेगा। तो अगर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया है, बेंजीन का रिडक्शन कराए हैं, बर्थ रिडक्शन कराए तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाना है आपको। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। फिर अगर ये भी याद करने में आपको आसान होगा, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जैसे NO2, जैसे CN, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, इसका आपने बर्थ रिडक्शन करा दिया लिक्विड अमोनिया, ये भी क्या 1,4 एडिशन बना देना। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मींस क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? ये G ग्रुप 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मींस 1 और 4th पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसे OH या OH, NH2 मेनली रख दो, और भी बहुत सारा हो सकता है। तो इसको इसमें अगर बर्थ रिडक्शन कराए हैं तो ये भी 2,5 एडिशन प्रोडक्ट देता है। 2,5 एडिशन प्रोडक्ट मीन्स 1 2 3 4 5 यहां पर हाइड्रोजन ऐड करना है और यहां पर करना है। अगर यहां पर ऐड कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड यहां पर नहीं होगा, कहां पर होगा? यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर होगा और यहां पर होगा। यहां पर भी देख, हमने क्या किया, ये 2 और 5th पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड किया, तो हाइड्रोजन ऐड किया तो डबल बॉन्ड यहां पर होगा और यहां पर होगा। क्योंकि हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड नहीं, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, तो कहां होगा? तो कहां होगा? एक डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर होगा, एक डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर होगा। इसी को हमने बोला क्या? 2,5 एडिशन प्रोडक्ट। तो बर्थ रिडक्शन ध्यान रखना, इतना ही बर्थ रिडक्शन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 2,5 एडिशन प्रोडक्ट। 2,5 एडिशन प्रोडक्ट मीन्स 2 और 4th पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। 2 और 4th पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मीन्स 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, इसका आपने बर्थ रिडक्शन करा दिया लिक्विड अमोनिया, ये भी क्या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट।
बॉ-ब्लैंक रिडक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो मतलब ए था बर्थ रिडक्शन, बी था बॉ-ब्लैंक रिडक्शंस बोलते हैं। क्या? बॉ-ब्लैंक रिडक्शंस, बॉ-ब्लैंक रिडक्शंस। इसमें रिएजेंट ध्यान रखिएगा, क्या रिएजेंट है? दैट इज सोडियम। हाँ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉ-ब्लैंक रिएजेंट। जैसे बर्थ रिडक्शन का रिएजेंट क्या? सोडियम लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। इसी तरह बॉ-ब्लैंक रिडक्शंस का रिएजेंट ये होता है। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसके नोट में एक पॉइंट लिख लो, इट डू नॉट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, COOH, CONH2, ये सबका रिड्यूस करने का पावर इसको नहीं मिला है। इसके अलावा कोई भी होगा तो आप रिड्यूस कर दोगे। कैसे रिड्यूस करोगे? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में बताए ही आपको हमने। जैसे अगर इसमें एग्जांपल हम ले ले कुछ, जैसे अगर ये अल्डिहाइड होगा और इसमें हमने क्या डाल दिया? बॉ-ब्लैंक रिएजेंट डाल दिया, तो क्या होगा बताओ? अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, अल्कोहल। मिस एग्जांपल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में ले लिए। खाली आपको ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, किसको ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। ये सब कैसा है? मेटल। देखो मेटल और प्रोटॉन या एसिड, ये मेटल प्रोटॉन, ये प्रोटॉन मींस H+ देगा। इसके पहले भी बर्थ रिडक्शन मेटल इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया था ना, अमोनिया, इट इज ए सोर्स ऑफ H+ देता है, वगैरह वगैरह। चलो इसी तरह नेक्स्ट सीरीज आओ, हम लोग उसको बोलते हैं स्टीफेन रिडक्शन। सब जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट है सबको मैं एक ही जगह इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। थर्ड इसी सीरीज का स्टीफेन रिडक्शन, सी में स्टीफेन रिडक्शंस। इसका रिएजेंट क्या होता है? हाँ SnCl4 रिएजेंट, SnCl2 और HCl। ये भी देखो मेटल्स और एसिड उसी कैटेगरीज का है, मेटल, एसिड या प्रोटॉन्स। इसमें मेनली ये पूछा करते हैं नाइट्राइल वाला ज्यादातर। अगर इस पर हम SnCl2 HCl दे दिए तो ये क्या करता है ना, अल्डिहाइडिक स्टेज में ही रोक देता है रिएक्शंस। नोट में एक चीज ध्यान रखें, रिडक्शंस का मतलब ये कैसे रिडक्शंस होता है ये बताना ही भूल गए। देखो अगर ये ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शंस कराएंगे। रिडक्शंस मतलब H मींस रिडक्शंस, ये स्टेप वाइज होगा। अगर पावरफुल होगा तो इसको डायरेक्ट अल्कोहल में लेकर जाएगा, अगर कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो अल्डिहाइड में ही रोक देगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। और फिर इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा? अल्कोहल होगा। तो ये बात ध्यान रखना, अगर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अल्कोहल तक लेकर जाएगा, बट अगर थोड़ा कमजोर वाला रहेगा तो अल्डिहाइडिक स्टेज में ही रोक देता है। इसका उल्टा चलता है ना, इसका उल्टा जो चलता है ये ऑक्सीडेशन वाला चलता है, ये भी ध्यान रखो अभी से। मतलब अल्कोहल का अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में लेकर चला आएगा, अगर कमजोर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो अल्डिहाइडिक स्टेज में ही रोक देगा।
उसके बाद है क्लीमेंसन रिडक्शंस, इसी का सीरीज का डी, क्लीमेंसन रिडक्शंस। क्लीमेंसन रिडक्शंस, क्लीमेंसन रिडक्शन, इसको हम सीआर रिडक्शन बोलेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शंस। इसका रिएजेंट ध्यान रखना, रिएजेंट क्या है इसका, याद है, जिंक अमलगम। क्या, जिंक अमलगम। जिंक को अमलगम में हम डाल देंगे तो जिंक का रिएक्टिविटी कम हो जाता है, इसलिए जिंक अमलगम के अंदर डाल देते हैं, मर्क्यूरी के अंदर डाल देते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मेटल प्रोटॉन, ये भी अभी मेटल प्रोटॉन का सीरीज का ही चल रहा है, जिंक अमलगम। यहां पर नोट में एक बात लिखना है, क्या लिख लो यहां पर, इट इज अवॉइडेड, इट इज अवॉइडेड, it is avoided comma comma when acid sensitive group, acid sensitive group, acid sensitive group ब्रैकेट में अल्कोहल, अल्कीन, अल्काइन, कॉमा ईथर, ईथर आर यूज्ड, ब्रैकेट क्लोज, आर यूज्ड। देखो ये जो रिएजेंट होता है एसिड, एसिड है ना इसमें, तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, इस रिएजेंट को अवॉइड करते हैं जब कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा तो HCl तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो हम उस केस में ये रिएजेंट को अवॉइड करते हैं, जैसे क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं। पहले ये पहले समझो, जैसे देखो अगर मान लो यहां पर अगर इस पर हमने जिंक अमलगम डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इसको सीधे क्या करता है, इसको CH2 में कन्वर्ट कर देता है। क्या करेगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा। या ऐसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे करो, पहले रुक, कार्बोनिल ग्रुप रहेगा ना तो उसको सिंपली क्या करता है, CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कार्बोनिल को CH2 में कन्वर्ट करता है ये। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर पहले, हाँ होगा, या इसको खत्म कर दे। जैसे क्वेश्चन से देखो, इसको समझो अच्छा से। ये ऐसा है और ये OH है। अब पूछ रहे हैं आपसे कि हम यहाँ पर कौन सा रिएजेंट सेलेक्ट करें ताकि मेरा प्रोडक्ट ऐसा। देखो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करो, जो नोट में लिखा है ना पॉइंट, उसी का हम समझा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्लीमेंसन रिएजेंट डाल दूं तो इसको तो CH2 में कन्वर्ट कर देगा, बट ये क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। यहाँ पर भी क्या करेगा, अगर हम यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन करा दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, समझ रहे हो। बट हमको तो ये प्रोडक्ट चाहिए नहीं, तो नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर क्लीमेंसन नहीं कराएंगे, हम यहाँ पर वोल्फ किस्नर का यूज करेंगे। क्या, इसका जो नेक्स्ट रिएजेंट आएगा दैट इज वोल्फ किस्नर। तो आप क्वेश्चन पहले लिख लो, आप क्वेश्चन पहले लिख लो, ये क्वेश्चंस है
ये क्वेश्चन लिख लो पहले। अब यहां पर उसके बाद इसके आंसर में लिखना, अगर आप इसमें क्लीवेंसन करा दिए तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर इसी का हम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH, ये इसको बोलते हैं वोल्फ किस्नर रिडक्शंस, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शंस। अगर इसके प्रेजेंस में कराएंगे तो हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। बेस तो बेस के साथ क्या रिएक्ट करेगा, इसलिए वो बोला गया कि अगर कभी एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो, कौन कौन सा एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है वो भी लिखा दिए हैं आपको, जैसे अल्कोहल हो गया, अल्कीन हो गया, ईथर हो गया, ये सब एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। उस केस में हम क्लीमेंसन रिडक्शंस को अवॉइड करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में पूछा जा चुका है 1-2 बार। तो अगर डिजायर प्रोडक्ट चाहिए तो हम वोल्फ किस्नर रिडक्शन कराएंगे, तभी हमको डिजायर प्रोडक्ट मिल पाएगा। उसको नेक्स्ट में लिखो वोल्फ किस्नर रिडक्शन, वहीं पर लिख लो। मतलब ये वाला एग्जांपल कुछ कर लोगे ना, इसमें तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्लीमेंसन रिडक्शंस में जैसे अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन हुआ, क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड को CH2 में बदल देगा, मीन्स क्या हो जाएगा CH3। तो इसी तरह से कराना है, कार्बोनिल ग्रुप जहां भी होगा उसको वो CH3 में बदल देता है। अल्केन बनाने का मेथड है। चलो उसके बाद वोल्फ किस्नर रिडक्शन लिखो, ई में वोल्फ किस्नर रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शंस, वोल्फ किस्नर रिडक्शंस, इसको हम WKR बोलते हैं। पहले इसका रिएजेंट लिखो आप, तो रिएजेंट तो अभी तुरंत लिखे थे हम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH, इसको हम वोल्फ किस्नर रिएजेंट बोलते हैं। इसमें भी नोट लिख लो, ये नोट में लिख लो, यहाँ पर लिख लीजिए, इट इज अवॉइडेड, it is avoided, it is avoided, comma, when base sensitive group, when base sensitive group, base is sensitive group, ब्रैकेट में लिख लेना, एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइड, कॉमा, ईस्टर, कॉमा, अनहाइड्राइड, डैश डैश डैश, डैश डैश डैश, ब्रैकेट क्लोज, आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। जब भी कभी बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कभी भी हम क्लीमेंसन वोल्फ किस्नर नहीं कराते हैं, उस जगह पर क्या कराएंगे, हम क्लीमेंसन कराएंगे। क्लीमेंसन कराएंगे तो हो जाएगा काम। चलो उसके बाद नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट, तो ये सब क्या है, सेकंड कैटेगरीज में आ जाता है। मेटल प्रोटॉन रिडक्शन, थर्ड कैटेगरी लिखो, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, ये थर्ड कैटेगरीज में। अभी तक पहला कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सेकंड मेटल प्रोटॉन रिडक्शंस, और थर्ड वन इज मेटल हाइड्राइड रिडक्शंस। चलो आप थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इसके बाद रिडक्शंस, फिर ऑक्सीडेशंस, ये दोनों एक ही जगह पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद अल्कीन, अल्कीन थोड़ा टाइम लेगा, फिर अल्काइन। चलो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा देख लो।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोले थे पढ़ने के लिए हम? हाँ, दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। पहला बॉन्डिंग है दैट वन इज बर्नर थ्योरी। आपको पता होना चाहिए, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हाँ, तो पहला है, तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने क्या किया इसको समझो। अब ये ज्यादा नहीं बचा है रिडक्शन, रिडक्शन नहीं बचा है अगले क्लास में, और जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन ज्यादा नहीं, रिडक्शन थोड़ा टाइम लेता है। रिडक्शन से बहुत सारा अभी रिड्यूसिंग एजेंट को हमको इंट्रोड्यूस करना है, जैसे NaBH4, इसी तरह D1H, इसी तरह LiLH4, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट को इंट्रोड्यूस करना है। फिर एक तरह का और रिडक्शन होता है, उसको भी इंट्रोड्यूस करना है। कुछ क्राउडेड बेसिस वाला भी आते हैं, उसको भी इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा बचा हुआ है। तो पहला है बर्नर थ्योरी। तो बर्नर क्या किए ना, तो इसको समझो पहले ये क्या किए। ये क्या किए, सबसे पहले ये COCl3 और अमोनिया को मिलाकर इससे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे थे, एडिशन कंपाउंड बना रहे थे। तो इसको कंबाइन करके बहुत सारा एडिशन कंपाउंड बनाया। एक COCl3 लिखा हुआ बहुत सारा एडिशन कंपाउंड आप देख सकते हो, COCl3 6NH3, फिर COCl3 5NH3, बहुत सारा एडिशन कंपाउंड इसने बनाया, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाया। अब यहाँ पर क्या करता है ना, ये बर्नर का क्या थेसिस था उसको समझो। इन्होंने बोला कि हर एक मेटल के पास दो तरह का वैलेंसी होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हर एक मेटल्स के पास दो तरह का वैलेंसी होता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये सब बोर्ड में जैसे पूछते हैं डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी का क्या क्या पॉइंट्स था उसको समझो। पहला पॉइंट्स है कि प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय ओनली एनायन, प्राइमरी वैलेंसी एनायन के द्वारा ही सेटिस्फाइड होंगे। ये सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय ईदर एनायन और न्यूट्रल लिगेंड। पहला पॉइंट, इसको जब एग्जांपल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ध्यान रखना, ये एनायन को द्वारा सेटिस्फाइड होता है, ये एनायन या न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। दूसरा पॉइंट, ये प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल्स। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इट इज आयोनाइजेबल इन नेचर। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं ये आयंस में टूट जाते हैं, बट ये सेकेंडरी वैलेंसी इट इज नॉन आयोनाइजेबल इन नेचर, मींस दे आर नॉट गोइंग टू आयोनाइज। ये फोर्थ पॉइंट है कि इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये आयनिक बॉन्ड है, एक तरह से आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड तो जैसे अब ये Na+ है, Cl- को हम कहीं भी रखेंगे तो क्या होगा, इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, समझ रहे हो। तो आयनिक बॉन्ड बोला था, आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बट कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर that will generate a definite geometry as coordinate. Covalent bond is formed by overlapping, overlapping के द्वारा फॉर्म होता है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ऑर्बिटल्स आएगा तभी उसका क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, मींस दैट विल डेवलप ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्योमेट्री। तो इसलिए बोला जाता है आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बट कोवेलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल इन नेचर। इसी तरह बोला गया ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी इज क्या था, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बट सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल इन नेचर दैट विल गिव राइज टू ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री। समझे। नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सो चलो ये सब तो डिफरेंस हो गया। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए कैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसके लिए 3 तरीका दिया हुआ है। एक पहला तरीका दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसको समझे अच्छी तरह से।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा, जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ लिए थे, जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ही एनोड या कैथोड के टूवर्ड्स आयंस मूव करेगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, आयंस ज्यादा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा। हाँ, अगर जब आयंस सेम रहे उस केस में चार्ज देखते हैं, समझे? आयन सेम रहेगा तो हम चार्ज देखेंगे, जहां ज्यादा चार्ज उसका कंडक्टिविटी ज्यादा। चलो, जैसे एक एग्जांपल है, वहां पर देख सकते हो K3FeCN6 और एक K4FeCN6। अगर देखा जाए पहला वाला केस में, वहां पर देख रहे हो पहला वाला में 4 आयन, ये सब लिखना आता है आपको, 4 आयन्स है, और दूसरा वाला केस में 5 आयन्स। तो एज 5 आयन्स आर देयर, तो हम बोलेंगे जो सेकंड वाला है उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। बट वही सेकंड केस लिया हूं, सेकंड कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो उसमें 2 आयन्स, फर्स्ट वाला में भी है, सेकंड में भी 2 आयन्स है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? चार्ज देखेंगे। पहला वाला कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 -2 है, सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 -1 है। तो एज फर्स्ट वाला के ऊपर चार्ज ज्यादा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। चलो, इतना तो समझने में दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब एक सेकंड मेथड है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या सीखा? जितना ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टिविटी। दूसरा है प्रेसिपिटेशन मेथड। क्या? प्रेसिपिटेशन मेथड। तो प्रेसिपिटेशन मेथड जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है FeCl3.6 वाटर। अगर हम इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 को से पास करेंगे, पास किए, आपको हम बता दिए, इंफॉर्मेशन दे दिए, हम लैब में गए और एक्सपेरिमेंट किए, इस कॉम्प्लेक्स को, ये जो एडिशन कंपाउंड है इसमें हम एक्सेस ऑफ AgNO3 पास कराएं और हम लैब में पाए कि 3 मोल AgCl मिल रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बताना चाह रहा है कि इसमें जो 3Cl है ना, ये तीनों Cl है ना, ये आयोनाइजेशन स्पेयर में है। मतलब हम बोल सकते हैं ये जो एडिशन कंपाउंड है, इस एडिशन कंपाउंड को हम अपना कॉम्प्लेक्स के बारे में बता सकते हैं। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा। इसी कॉम्प्लेक्स में ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये बेसिकली ऐसा है FeH2O6 3++3Cl-। यही जो 3Cl- है Ag+ के साथ कंबाइन कर 3 मोल ऑफ AgCl देगा। समझ रहे हो? तो ये जो इंफॉर्मेशन हम लैब में जाकर कलेक्ट किए, उससे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बता दिए। तो यही है प्रेसिपिटेशन मेथड। तो प्रेसिपिटेशन मेथड, जैसे सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स बोला, यही कॉम्प्लेक्स को जब AgNO3 के पास किए तो 2 मोल AgCl दिया। तो ये बता रहा है कि दोनों जो इस 3 में से 2 क्लोराइड आयनाइजेशन स्पेयर में होगा और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर में होगा। समझा? मतलब हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं क्या? FeH2O5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रखना है, और एक क्लोरीन को अंदर कर दिए और 2 क्लोरीन को बाहर कर दिए और यहाँ पर डॉट वाटर। समझे ये चीज? तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया उससे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बता दिए। तो इट इज प्रेसिपिटेशन मेथड। हाँ, ये जो दोनों दिख रहा है ना, ये दोनों जो दिख रहा है, आगे जाकर हम आइसोमेरिज्म्स पढ़ेंगे। एक आइसोमेरिज्म्स आता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म्स। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? आगे की बात अभी से मैं बता रहा हूँ। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म्स, यहाँ पर देखोगे 6 का 6 जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इट इज एक्टिंग एज ए लिगेंड एंड इट इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल्स। बट यहाँ पर क्या? ओनली 5 water molecules are coordinated towards this iron and 1 water molecules is treated as water of hydrations, water of crystallizations। तो ये डिफरेंस आ गया ना, इसी को, इन्हीं दोनों आइसोमेरिज्म्स को हम क्या बोलेंगे आगे जाकर? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। समझे बात को? चलो, तो ये समझ में आ गया ये प्रेसिपिटेशन मेथड क्या होता है। फिर थर्ड आता है, उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड। ये क्रायोस्कोपिक मेथड हम आपको मेनली सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बताए थे। मेनली क्या? डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, I का वैल्यू जितना ज्यादा, I का वैल्यू मेनली N पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। जितना N का वैल्यू हो, I का फॉर्मूला भी बताए थे, 1 + N-1 अल्फा बताए थे। अगर N का वैल्यू, नंबर ऑफ आयंस अगर जितना ज्यादा होगा, I का वैल्यू ज्यादा होगा,
और आपका कोलिगेशन इन प्रॉपर्टी भी, कोलिगेशन प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होगा। इट में भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट में भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट में भी ऑस्मोटिक प्रेशर, हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। तो क्रायोस्कोपिक मेथड में इतना ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ता है और साथ ही साथ आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ता है। चलो इतना हो गया। फिर उसके बाद जैसे कुछ एक एग्जाम्पल कराया गया, इस एग्जाम्पल को समझे, ये आपको क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। अब वो जो इंफॉर्मेशन पढ़े उसको यूज करके क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। पहला टेबल दिया गया है कि ए, बी और सी और डी, उसको हम एक्सेस ऑफ आयन से पास कराएं, एक्सेस ऑफ AgNO3 से पास कराएं। तो पहला वाला में 3 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 0 मोल मिलता है। और साथ ही साथ वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में बोल दिया कि पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स ए दिख रहा है उसका वेंट ऑफ फैक्टर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो हमको क्या करना है ना, अगर हम आपसे पूछते हैं कि इन चारों कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो क्या बोलते हैं? तो हम वेंट ऑफ फैक्टर देख लेते हैं, जिसमें ज्यादा आयंस, फर्स्ट वाला में 4 आयंस मिल रहा है, तो फर्स्ट वाला का ज्यादा होगा, ए वाला का, फिर बी वाला का, फिर सी वाला का, डी वाला का। ये तो समझ गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर नहीं देते हैं तो कैसे बताता, बताओ? अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर इंफॉर्मेशन नहीं देते आपको तो हाँ, ये तो बता दिया ना कि कितना मोल AgCl मिलता है। अगर फर्स्ट वाला में अगर बता दिया कि 3 मोल AgCl मिलता है, मतलब कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा COCl3, 6 मोल क्या मिल रहा है? सॉरी, हाँ, अमोनिया होल 6 और ये क्या Cl3, यही ना, यही 3Cl क्या होगा? 3Cl Ag प्लस के साथ कंबाइन होकर 3 मोल AgCl देगा। ये समझा? तो अभी इसमें कितना आयंस मिलेंगे? 3 आयंस तो ये मिला, 1 आयंस ये, 4 आयंस मिला। तो क्या हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर बता सकते हैं? देख लें कि किसमें ज्यादा आयंस उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा। हाँ, कॉम्प्लेक्स को भी लिख सकते हैं। अगर हम बता दिए आपको कि पहला वाला में अगर 3 मोल मिल रहा है, दूसरा वाला में 2 मोल मिल रहा है, 3 मोल मिल रहा है, ये सब तो बता दिए, तो आप क्या कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर लोगे? जैसे पहला वाला में क्या करना है, 3 मोल मिल रहा है तो तीनों Cl को आयनाइजेशन स्फीयर में रख दो। सेकंड वाला में 2 मोल मिल रहा है तो 2 को बाहर रख दो, 1 को अंदर रखो, मतलब अंदर में 5 अमोनिया रखना और 1 Cl रखना। थर्ड वाला में बोला 1 मोल मिला, मतलब क्या? 1 मोल मतलब 1 Cl को बाहर रखो, 2 को अंदर रखो और 4 अमोनिया रखो। फोर्थ वाला में क्या करोगे? 0 मिल रहा है तो तीनों Cl को अंदर रखो, बाहर नहीं रखना है। बाहर रखेंगे तो कंबाइन करके AgCl बना देगा। चलो, तो अभी यहाँ प्राइमरी वैलेंसी को समझो। प्राइमरी वैलेंसी ये जितना भी चारों ABCD है उसका प्राइमरी वैलेंसी 3 होगा और सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही होना है। पहला वाला कॉम्प्लेक्स में देखेगा, पहला वाला कॉम्प्लेक्स जो है ना, यही पहला वाला कॉम्प्लेक्स है। तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स में ये जो 6 अमोनिया है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तीनों Cl है, ये तीनों Cl एनायन है ना, एनायंस आर सेटिस्फाइड बाई प्राइमरी वैलेंसी और न्यूट्रल लिगेंड और एनायंस आर सेटिस्फाइड बाई सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये तीनों का तीनों एनायन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये 6 का 6 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना रहता तो भी हम बना देते हैं। इस तरह से देखो क्या करते हैं, हर एक जगह पर अमोनिया को रख देते हैं, अमोनिया। हाँ, 3 Cl को रखना था तो 3 Cl कहीं से भी आकर सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि ये जो Cl है नॉन डायरेक्शनल नेचर के होंगे। तो कहीं पर भी आगे देखोगे नेक्स्ट पेज में तो आपका स्ट्रक्चर बनाया गया, ये भी एग्जाम में पूछते हैं स्ट्रक्चर बनाने वाला। तो अब सेकंड वाला थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ऐसा है कुछ, देखो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स, दैट वन इज CONH3 होल 5 Cl2, यही है ना। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने हमको कर दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर देखो मैं बनाकर बता देता हूं, इसको समझना जरूरी है, इसमें डाउट होगा आपको। तो ये देखो, ये फिक्स है कि प्राइमरी वैलेंसी 3 होना है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होना है, ये फिक्स है। हर एक कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है ये फिक्स है। तो प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में सोचो। सेकेंडरी वैलेंसी में क्या है? 5 अमोनिया और 1 एनाइन,
5 न्यूट्रल लिगेंड और 1 एनायन, ये सब क्या कर रहा है, ये सब सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 Cl और 5 कितना है, अमोनिया, ये सब सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है सर। 1 2 3 4 5, अच्छा तो एक कहाँ गया, एक कहीं छूट गया, 1 2 3 4 5, हाँ चलो 5 हो गया। तो ये इतना समझ में आ रहा है, 5 क्लोराइड अमोनिया और 1 क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी भी 3 है, तो प्राइमरी वैलेंसी 3 कौन कौन है, ये जो Cl है ना अभी, ये Cl प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर 2 क्लोरीन और लगा लो, क्लोरीन को तो कहीं भी लगा सकते हैं हम। तो ये तीनों क्लोरीन क्या सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये 5 अमोनिया और ये क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 1 क्लोरीन इज सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी बोथ। इसी तरह थर्ड वाला में देखोगे, थर्ड वाला में हम बोल सकते हैं 2 क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो इसमें हम डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पेज में जो भी स्ट्रक्चर है आप उसको एक बार देख लीजिएगा, मैं समझा दिया आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला भी उसी तरह का क्वेश्चन है, आप उसको पढ़ें अगला वाला को, PtCl4 6 अमोनिया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है, तो ABCD हो जाएगा, आयंस देख लो। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स precipitate out 1/4 of the Cl minus present in it on treating with excess of AgNO3। 1/4 of Cl minus, टोटल Cl minus कितना है, 4 है, 1/4 मतलब 1 Cl। ऐसा कॉम्प्लेक्स बताओ जिसमें 1 Cl माइनस बाहर है, कौन वाला हो जाएगा बताओ, ABCD में, ABCD में 1 क्लोरीन बाहर रखना है, तो कौन वाला होगा, वो तो बता दिया ना, फोर्थ वाला D वाला हो जाएगा। D वाला में ही 1 क्लोरीन बाहर रखोगे, मतलब उसका क्या करना है, 3, मतलब उसका वो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, PtNH3 Cl3 और बाहर में Cl रखना है, समझा ये चीज। चलो तो वो भी बता दिया। अब ये क्वेश्चंस और है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स यील्ड प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विथ एक्सेस ऑफ AgNO3। तो पहला वाला ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को थोड़ा मिक्स कर दिया गया है, ये विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड कभी भी AgNO3 के साथ रिएक्शंस नहीं करता है, यहाँ पर Cl माइनस होने के बावजूद भी नहीं करता है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो कैटायंस बनाएगा, ये इसको विनाइलिक कैटायंस विच इज एक्सट्रीमली लेस स्टेबल, ये बता चुका हूं, ऐसे कैटायंस बनते भी नहीं है। ये भी एराइल कैटायंस, ये भी बनते नहीं है, तो ये भी AgNO3 टेस्ट नहीं देगा। तो ये इसी तरह क्वेश्चंस वो है। कर्नलाइट, कर्नलाइट के पास, कर्नलाइट इज ए डबल सॉल्ट, इट कंटेन्स Cl, सो इट विल गिव AgNO3 टेस्ट। इसी तरह नेक्स्ट है, फोर्थ वाला है, देखो एक Cl है बट यहाँ पर CH2Cl है, ये Cl तो Ag+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बेंजाइलिक है ये, बट ये वाला नहीं करेगा, समझा ये चीज। नेक्स्ट वाला है PtCl4 3NH3, कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, Pt अमोनिया 3 है और 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन बाहर होगा, वो जो क्लोरीन बाहर होगा दैट विल रिएक्ट विद Ag+ टू गिव AgCl। फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स में देखोगे 3 क्लोरीन है और 3 अमोनिया है, तीनों क्लोरीन और तीनों अमोनिया अंदर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर कोवाल्ट आपका +3 में रहता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है, इसलिए तीनों क्लोरीन अंदर रहना पड़ेगा, बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए AgCl का टेस्ट, AgNO3 का टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट है इम्प्योर CaCl3, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म।
आपको पता होना चाहिए इम्प्योर क्लोरोफॉर्म जो होता है इट गेट कन्वर्टेड टू फोस्जीन, ये फोस्जीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फोस्जीन। और ये फोस्जीन में Cl है तो इस Cl Ag+ के साथ रिएक्ट कर कर AgCl का टेस्ट देगा। तो यही है आपका क्या बर्नर थ्योरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट वन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ा देख लो, अगर आप पहले पढ़कर आए होगे तो आपको जरूर बेनिफिट लगा होगा, और अगर आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहले कुछ पोस्टुलेट्स है उसको समझें आप। ये पहला बोला कि सेंट्रल मेटल एटम लूजेस सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटल आयंस। ये तो पता ही है कि मेटल कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करके M+ बनाता है, और फिर उसके बाद क्या करता है M+ के पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल, ये अपना कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स खाली करता है। क्यों खाली करता है? ताकि लिगेंड आकर इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, यही है ना। तो ये मेटल जो है ना, मेटल्स ऐसे ही मेटल्स कितना ऑर्बिटल्स खाली करेगा, कितना d ऑर्बिटल्स खाली करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड। अगर 6 लिगेंड है तो 6 ऑर्बिटल्स खाली करेगा, समझा। तो मेटल्स कितना ऑर्बिटल्स खाली करेगा दैट विल डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड। पहले ये दूसरा बात, सबसे पहले मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ, फिर मेटल आयंस कुछ ऑर्बिटल्स खाली करेगा, कितना खाली करेगा दैट विल डिपेंड अपॉन द लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो फिर उसके बाद ये बोला गया कि मेटल्स पहले ऐसे नहीं कि ऑर्बिटल्स खाली किया और लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और रख लिया, ऐसे नहीं करता। सबसे पहले ये अपना ऑर्बिटल्स खाली करता है, ओवरलैप करता है, खाली करता है, मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, उसके बाद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्या बोला? ये मेटल्स ऐसे सबसे पहले क्या करता है, अगर इसको लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग करना है, तो ये क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, उसके बाद लिगेंड के द्वारा गिवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप करके एक्सेप्ट करेगा। समझा ये चीज? तो यही सब पूरा वो बताया गया है। फिर ये बताया गया है कुछ केसेस में मेटल्स, कुछ केसेस में मेटल्स भी क्या करता है, लिगेंड को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर पाई बॉन्ड बनाता है, जो कि आप मेटल कार्बोनिल में देखोगे। इसी को नॉन क्लासिकल लिगेंड भी बोलते थे, याद करो। तो वो भी लिख दिया गया, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टू डिसाइड, हाँ एक लास्ट पॉइंट है, टू डिसाइड अबाउट ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स देयर शुड बी सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, अगर आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताना चाहते हो तो इसको बताने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, तभी ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैपेबल्स है टू डिसाइड द हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताना पड़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, ये सब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। then only you will able to decide the geometry of the complex, hybridization of the complex। चलो ये भी लास्ट पॉइंट समझ में आ गया। ये तो मैं बॉन्डिंग में भी बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp में कौन कौन सा ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, s px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, वो पूरा लिखा गया है। मेनली हम फोकस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि आपको 90% से एबव कॉम्प्लेक्स आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले मिलने वाले हैं। और भी 2 है तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, हमें नहीं लगता उसमें इतना ज्यादा कुछ लिखा गया जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को थोड़ा फोकस करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है या तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो सकता है। अगर sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल बोलते हैं, और अगर dsp2 होगा तो इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल मिक्स होंगे, s होंगे, px होंगे, py होंगे, pz होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर देखना पड़ेगा यहाँ पर d कौन सा आएगा। हम जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर ऐसा होता है,
स्क्वायर प्लेनर ऐसा होता है कुछ, मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन, तो आपको डी वाला डी भी एक्स वाई प्लेन वाला ही यूज करना पड़ेगा। तो डी कौन सा लोगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला लोगे, समझा ये चीज। डी कौन सा लेना है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला लेना है। तो ये आपको ये पता हो गया दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp3 इसको हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे, अगर dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो यहाँ पर भी दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक sp3d2 और एक d2sp3। इसको भी हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, इसको भी ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। यहाँ पर ये जो इसको यहाँ पर ये जो डी यूज होता है ना, डी ये आउटर डी यूज होगा, बाहर वाला डी। बाहर वाला डी बोलने का मतलब वहां पर देखो डायग्राम बनाकर दिया गया होगा। अगर ये मान लो कि 4s है तो डी भी पी भी कौन 4p वाला यूज करोगे, और डी वाला भी क्या करोगे 4d वाला यूज करोगे, समझ गया। बट यहाँ पर जो डी यूज करोगे दैट विल बी इनर डी। इनर डी मतलब क्या, अगर ये 4s है और 4p है तो यहाँ पर हम 3d यूज करेंगे, इसलिए पहले लिखा है मतलब पहले वाला डी यूज करना है, और यहाँ पर बाद में लिखा गया मतलब बाद वाला डी यूज करना है, एक चीज। दूसरा चीज यहाँ पर ये जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें लिखा गया इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इनर डी यूज हो रहा है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जो जनरली होता है ना, ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जनरली जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पहले मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करने के बाद ये हाइब्रिडाइजेशन बनता है। तो अगर पेयरिंग होगा तो क्या होगा, पेयरिंग होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, इसलिए इसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ये मेनली वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में होगा। यहाँ पर पेयरिंग नहीं होता है, पेयरिंग नहीं होगा, ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसलिए इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए इसको हम लोग ये जो होता है ना वीकली पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होता है। बट दिस वन विल बिकम पैरामैग्नेटिक, मोस्टली पैरामैग्नेटिक इन नेचर से है, क्योंकि एज इट विल कंटेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब हम आई थिंक सो लगता है पूरा पेज हम बताने में कैपेबल से पूरा चीज समझा दिया, उसमें और ऐसा कुछ चीज लिखा नहीं है। अब कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का एग्जांपल दिया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का जैसे सिल्वर अमोनियम, तो ये तो सिंपल है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो एक ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, कोई दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। कैसे है एग्जांपल में देखो बता दिया गया। जैसे पहला वाला में सिल्वर का कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, तो वहां पर आप देख पा रहे हो कि 5s खाली है, 5p भी खाली है, दोनों मिक्स कर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया, और उसमें क्या जो अमोनिया लिगेंड देगा उसको रखेगा। यही है बनाकर दिखाया गया है, तो आप इजीली समझ जाइएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में भी ज्यादा लफड़ा नहीं है, एग्जांपल दिया है एक दो तो देख लीजिए। जैसे सिल्वर वाला एग्जांपल देख लीजिए। सिल्वर वाला देखो वहां पर सिल्वर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हम हाइब्रिडाइजेशन लिख दिए हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 6s खाली है, 6b भी खाली है। तो ये क्या करेगा, एक 6s आपको क्या बनाना है, देखो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स करेगा, ये कौन बताएगा, कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल को मिक्स करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखने से पता लग रहा है कि 3 है, तो एक s और 2 p यूज करेगा और मिक्स करके 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। ये सब पहले बातें हो चुकी है। और मिक्स करके क्या करेगा, लिगेंड जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उसको रखेगा। यही है। फिर है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये निकेल का जो तीनों कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ सके, दैट इज निकेल क्लोराइड, निकेल साइनाइड और निकेल कार्बोनिल, हमेशा पूछते हैं। तो ये इसके बारे में एक्स्ट्रा अटेंशन, निकेल वाला ऐसे भी बोला हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 और 6 रिमेनिंग उतना ज्यादा नहीं है, 4 और 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो निकेल वाला है इसको हम अगले क्लास में बताएंगे।
ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगले क्लास में बताएंगे। तो अगले क्लास का आपका वर्क क्या है कि नेक्स्ट जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसको पढ़ कर आई है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये भी पढ़ना है और साथ ही साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक पढ़ कर आना है। तो अगले क्लास हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी खत्म करने का प्रोबेबिलिटी बनता है। तो इसको पढ़ें, क्वेश्चंस बनाए। नहीं मिला है मॉड्यूल तो दिखा रहा था तू, तो मिला क्या? पहले लिया था? अच्छा, तो पहले लिया था, देखो उसको मिल गया। मॉड्यूल मिल गया तो अच्छा।